समझने वाली बात में आज दिग्विजय सिंह की सियासत। दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी यात्रा आध्यात्मिक होगी। 1997 से ही वो नर्मदा की परिक्रमा करना चाहते थे, लेकिन राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस मौके पर हो रही दिग्विजय सिंह की यात्रा के पीछे क्या सियासत है, यही समझने वाली बात है। एक खबर आई है, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह नर्मदा नदी की पैदल परिक्रमा करेंगे। ये यात्रा 6 महीने चलेगी। इस दौरान दिग्विजय सिंह 3,300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। उनकी नर्मदा परिक्रमा मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों से गुजरेगी। अपनी यात्रा के बारे में खुद दिग्विजय सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा है, अपने गुरु की सलाह पर मैंने इस बार नर्मदा परिक्रमा के लिए पदयात्रा करने का फैसला किया है। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक यात्रा होगी। मैं लंबे वक्त से ऐसा करना चाहता था, लेकिन अब तक कर नहीं पा रहा था। खबर है कि दिग्विजय सिंह 30 सितंबर से पदयात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यात्रा पूरी तरह से आध्यात्मिक होगी। अब समझने वाली बात यह है कि दिग्विजय सिंह जैसा बड़ा नेता 6 महीने तक पैदल चले, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों और गांवों में जाए, वो भी उस वक्त जब दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो राजनीति कैसे नहीं होगी। इस यात्रा में दिग्विजय हजारों लोगों से मिलेंगे तो राजनीति तो होगी। इस यात्रा से राजनीति पर पड़ने वाले असर से इनकार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इस सियासत की बात हम बाद में करेंगे कि कांग्रेस को क्या फायदा होगा और खुद दिग्विजय सिंह को क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश की सियासत में नहीं लौटेंगे। फिर ये मामला है क्या, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है, परिक्रमा क्यों की जाती है। तो पहले यही जानते हैं, सियासत थोड़ी देर बाद में। अध्यात्म के हिसाब से नर्मदा का वैसा ही महत्व है जैसे गंगा या यमुना का है। जैसे गंगा नदी को ज्ञान की प्रतीक माना जाता है, यमुना नदी को भक्ति की, सरस्वती को विवेक का प्रतीक माना जाता है, ऐसे ही नर्मदा नदी को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा नदी से जुड़ी आस्था यह भी है कि ये भगवान शिव की बेटी है, इसीलिए उन्हें शिवसुता या और जटाशंकरी भी कहते हैं। उन्हें ब्रह्मचारिणी यानी वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा परिक्रमा को लेकर एक धार्मिक विश्वास यह भी है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक द्रोणपुत्र यानी अश्वत्थामा मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जब पांडव कुरुक्षेत्र से जीतकर लौट रहे थे, तो गुजरात के शूलपाणेश्वर धाम में उन्हें एकलव्य और भील आदिवासियों ने लूट लिया था। यह जगह परिक्रमा के रास्ते में पड़ती है और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि शूलपाणेश्वर धाम में पहुंचकर लोग सब कुछ छोड़ देते। इसके बाद दान के पैसे से आगे की परिक्रमा की जाती है। तो यह तो है नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी आस्था। रास्ते में शूलपाणेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ओंकारेश्वर जैसे बहुत से तीर्थ और धाम मिलते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा की आस्था की यात्रा है। लेकिन इस यात्रा के नियम कायदे में कितने दिन में यात्रा की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, ऐसी हर बात के नियम हैं। इनके हिसाब से ही दिग्विजय सिंह करीब 6 महीने तक नर्मदा की पैदल परिक्रमा करेंगे। और जैसा कि नाम से ही साफ है, परिक्रमा का मतलब होता है किसी का चक्कर लगाना। तो नर्मदा परिक्रमा में भी नदी का चक्कर लगाया जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद नर्मदा पहले छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र को पार करके गुजरात पहुंचती है। नर्मदा नदी के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि दक्षिण भारत के पठार से निकलने वाली सभी बड़ी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। सिर्फ ताप्ती और नर्मदा ही हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और इस तरह से गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा अरब सागर से मिल जाती है, जिसे खंबाट की खाड़ी कहते हैं। तो आमतौर से नर्मदा परिक्रमा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होकर नदी का पूरा चक्कर लगाकर अमरकंटक वापस आ जाती है। वैसे इस नदी के रास्ते में किसी भी जगह से शुरू किया जा सकता है इसे। तो एक शर्त होती है, परिक्रमा जहां से शुरू की जाती है इसे खत्म वहीं करना होता है, यानी नदी का चक्कर पूरा होना चाहिए। इसीलिए परिक्रमा की पूरी लंबाई करीब
300 किलोमीटर हो जाती है, जबकि नदी की एक तरफ की लंबाई सिर्फ 1312 किलोमीटर है। वैसे धार्मिक विधान तो यह है कि नर्मदा यात्रा 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूरी की जानी चाहिए। कुछ लोग इसे 108 दिन में भी पूरी करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह इस परिक्रमा को 6 महीने में पूरा करेंगे। असल में विधान यह भी है कि जरूरत पड़ने पर नर्मदा की परिक्रमा रुक रुक कर भी की जा सकती है। बस एक बात का ख्याल रखना होता है, यात्रा को जिस जगह छोड़ा जाता है वहीं से इसे दोबारा शुरू करना होता है। परिक्रमा पूरी हो जाने के बाद भगवान शंकर के किसी तीर्थ पर उनका जलाभिषेक करना होता है। तो 30 सितंबर से लेकर अगले 6 महीने तक दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा करेंगे। इस दौरान वो जगह जगह तीर्थ स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे। अंत में भगवान शंकर का जलाभिषेक कर परिक्रमा का अंत करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि इससे सियासत पर क्या असर पड़ेगा। दिग्विजय सिंह आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के जबरदस्त विरोधी हैं। दोनों दिग्विजय सिंह के विचारों को हिंदू विरोधी बताते हैं, लेकिन नर्मदा परिक्रमा में दिग्विजय सिंह का धार्मिक चेहरा दिखेगा। दिग्विजय राघोगढ़ के राज परिवार से हैं, उनके पूर्वज बहुत धार्मिक थे। तो जब वो नर्मदा नदी की परिक्रमा करेंगे तो लोगों तक ये संदेश जाएगा कि वो खुद कितने धार्मिक हैं। यानी यात्रा और सियासत का संगम होगा। ऐसे पहले कई बार हो चुका। दिग्विजय से पहले बहुत से नेताओं ने यात्रा की और अपनी पार्टी की सियासत को ही बदल दिया। जैसे एनटी रामाराव थे, उन्होंने 1982 में आंध्र प्रदेश में चैतन्य रथम यात्रा की थी और अगले ही साल वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे थे। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा से राम मंदिर आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया था। इसके साथ बीजेपी की तकदीर भी बदल गई, वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 2004 में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की पदयात्रा की। उनकी यात्रा का लोगों पर गहरा असर हुआ था। कहते हैं इसी यात्रा की वजह से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए थे। दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी नर्मदा सेवा यात्रा निकाल चुके हैं। ये यात्रा नर्मदा नदी के आसपास बसे कुल 16 जिलों से निकली थी। शिवराज की यात्रा को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जाता है। मध्य प्रदेश में नवंबर 2018 के आसपास विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अब इस मौके पर पहले शिवराज ने यात्रा की, अब दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा पर निकल रहे हैं। यानी सियासत की बात करें तो शिवराज को यात्रा का जवाब यात्रा से ही मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह की यात्रा के रास्ते में 4 जिले वो होंगे जहां कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुए थे। दिग्विजय सिंह को बहुत पका हुआ नेता माना जाता है। किसानों के गुस्से को वो कभी भी बीजेपी के खिलाफ मोड़ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान दिग्विजय मध्य प्रदेश की 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे। इनमें ज्यादातर विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन दिग्विजय सिंह जब 6 महीने के दौरान मध्य प्रदेश का चक्कर लगाएंगे तो हर विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोगों से मिलेंगे। यानी राज्य में एक अलग समा बन जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह बहुत मजबूत हो सकते हैं। गुजरात में भी इस यात्रा का सियासी असर पड़ना तय है। दिग्विजय यहां के करीब 20 विधानसभाओं से गुजरेंगे। वहां तो इसी साल नवंबर में चुनाव है। दिग्विजय सिंह बीजेपी के जितने बड़े विरोधी हैं, उससे वो बीजेपी के खिलाफ जो वोट हैं उन्हें तो एकजुट कर ही सकते हैं। यानी उनकी यात्रा गुजरात की सियासत में भी हलचल पैदा कर सकती है। मगर हलचल एक और जगह होगी और ये जगह है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत। वैसे दिग्विजय सिंह राज्यसभा सदस्य हैं, वो कह चुके हैं कि वो राज्य की सियासत में नहीं लौटना चाहते। फिर भी वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह राज्य की सियासत से दूर हैं। तो वो जब दूर हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कुछ ही दिन पहले उन्होंने पार्टी से सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है, और दूसरी तरफ कमलनाथ हैं। दोनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। खबरों के मुताबिक उनके समर्थक चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने। दोनों के समर्थकों को उम्मीद है कि अगले चुनाव में पार्टी उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी। लेकिन सबको पता है कि पलड़ा उसी का भारी होगा जिसका समर्थन दिग्विजय सिंह करेंगे। वैसे यह भी जरूरी नहीं है कि दिग्विजय सिंह किसी का समर्थन करते हैं। समझने वाली बात यह है कि दिग्विजय सिंह जरूर राज्य की सियासत से दूर हुए हैं, उनका परिवार दूर नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से विधायक हैं। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह मजबूत हुए तो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासत को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। यानी अगर नर्मदा परिक्रमा से दिग्विजय सिंह के पक्ष में माहौल बन गया तो अगले विधानसभा चुनाव तक वो कांग्रेस की सियासत में कोई नया दांव खेल सकते हैं। वैसे भी दिग्विजय सिंह को सियासत का बहुत मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। 70 साल की उम्र में भी वो राजनीति में सक्रिय हैं।
अब उनके मन में क्या चल रहा है ये तो वही जानते हैं, लेकिन इस उम्र में लंबी पदयात्रा के पीछे सियासत नहीं है, ये मानने वाले कम ही हैं। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि वक्त का इंतजार कीजिए, मध्य प्रदेश में एक नई सियासत शुरू होने वाली है।